नमस्कार, वंदे भारतम इंडिया हेड दिख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ से खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर बसपा प्रमुख मायावती ने प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और मीटिंग भी चली करीब 2 घंटे तक। इसमें करीब 500 पदाधिकारियों के साथ 2027 के यूपी चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन किया गया। हालांकि भतीजे आकाश आनंद बीमार होने के कारण मीटिंग में शामिल नहीं हो सके। मिली जानकारी के अनुसार मायावती ने पार्टी के नेताओं को 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए। बैठक में यूपी में 5वीं बार बसपा सरकार बनाने की रूपरेखा तय की गई। इसके अलावा माना जा रहा है कि मायावती और आकाश आनंद के यूपी दौरे और कार्यक्रमों को भी अंतिम रूप दिया गया है। 2027 के यूपी चुनाव को लेकर के चर्चा आज मायावती ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ की और यूपी में 5वीं बार एक बार फिर से बसपा की सरकार कैसे बनाई जाए, इसको लेकर के रणनीति तैयार की गई। बसपा प्रमुख मायावती ने 2 घंटों तक ये मीटिंग ली। इसके अलावा किस प्रकार की जो रूपरेखा है वो भी अब आगे इसी के तहत काम किया जाना चाहिए, इसी पर चर्चा की। 500 यहाँ पर आप देखेंगे लगभग इसी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और उनके साथ चर्चा भी मायावती ने की। अधिक जानकारी के लिए दानिश वारसी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। दानिश, बसपा की सुप्रीमो मायावती ने आज एक बैठक ली है। ये बैठक यूपी में चुनावों को लिहाजे से काफी महत्वपूर्ण भी रही और ऐसे में जीत का मंत्र भी मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को दिया। बिल्कुल छवि, देखिए लखनऊ की जो मायावती जी ये बसपा प्रमुख हैं और अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने एक 5 लाख की भीड़ जुटा करके अंबेडकर पार्क में ये संदेश दिया था कि बीएसपी अभी जिंदा है। इसके साथ जो आज बसपा प्रमुख मायावती की मीटिंग हुई है, वो 2 घंटे की मीटिंग में करीब 500 पदाधिकारियों के साथ 2027 की यूपी चुनाव को लेकर के रणनीति पर मंथन किया गया है। और उनके भतीजे आकाश आनंद फिलहाल मीटिंग में नहीं थे, क्योंकि जानकारी मिली कि आकाश आनंद बीमार होने के कारण शामिल नहीं हो पाते। और मायावती ने पार्टी नेताओं को 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कुछ निर्देश दिए हैं और इस बैठक में 5वीं बार बीएसपी को सरकार लाने का रूपरेखा तय किया गया है। इसके अलावा यह भी माना जा रहा है कि मायावती और आकाश आनंद जो उनके भतीजे हैं, यूपी दौरे और कार्यक्रम को भी अंतिम रूप दिया गया है। हालांकि दौरे अभी कहां पर होंगे, क्योंकि अभी इसमें समय है, 27 में चुनाव है। हालांकि चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं और पिछले कुछ दिनों से जो बसपा सुप्रीमो है मायावती, उनके जो बयान आ रहे हैं, जो उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, उस स्टेटमेंट से भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो वापस जनाधार लाने के लिए पूरे प्रयास में है। और पिछले कुछ दिनों में जो उन्होंने मीटिंग की थी, जो जन सैलाब दिखाया था 5 लाख का, उसमें भी कांग्रेस सपा पर बरती थी, कुछ हद तक बीजेपी भी बरती थी, लेकिन अपनी सरकार की जो विशेषताएं थी वो बताने का उन्होंने प्रयास किया है। और इस बार शायद उन्हें ये लग रहा है कि 2027 में बसपा सरकार एक विकल्प है। तो विकल्प के तौर पर उन्होंने ये भी बताया था कि शायद मुस्लिम वोट और दलित वोट को साधने का पूरा प्रयास चल रहा है। जिस तरीके से एमवाई समीकरण समाजवादी पार्टी में चल रहा है, इस तरीके से इधर एम और डी समीकरण भी कहीं ना कहीं बसपा में लेकर के चल रहा है। और आने वाले समय में बीएसपी कहीं ना कहीं अपने दम पर लड़ेगी और ये बात मायावती ने साफ संदेश में कहा है कि वो अकेले लड़ेंगी, गठबंधन किसी से नहीं करेंगी। तो जाहिर है कि 2027 के चुनाव को लेकर के चूंकि 5वीं बार उनको अपनी सरकार बनाना है, इसको लेकर के मायावती मीटिंग कर चुके हैं और उनके भतीजे आकाश आनंद की गैर मौजूदगी बीमारी की वजह से रही। अब देखना यह है कि रणनीति में कौन किसका क्या साथ देगा और किस तरीके की रैली होगी, किस तरीके के इनकी प्रदर्शन होंगे, किस तरीके की इनकी संभावनाएं रहेंगी, ये देखने वाली सवाल है। दानिश, जिस प्रकार से मायावती ने ये मीटिंग ली है और काफी लंबे समय तक 2 घंटे का ये वक्त बीता जो अभी मीटिंग चली, तो ऐसे में अब माना ये भी जा रहा है कि कार्यकर्ताओं की संख्या भी बसपा में अब बढ़ सकती है। हाँ बिल्कुल, देखिए कार्यकर्ताओं की संख्या तो बढ़ेगी क्योंकि 5 लाख का जनाधार तो बहन जी ने अभी कुछ दिन पहले ही दिखा दिया था लखनऊ में। तो सभी इस बात पे लेकर के मतलब काफी चौंकाने वाला था कि 5 लाख की भीड़ थी। और इसके साथ साथ मायावती का जो बेस वोट है, दलित वोट, उसके साथ साथ मायावती मुस्लिम वोटों को साधने का प्रयास कर रही है। और ये संदेश भी उन्होंने दिया था सभा में पिछली, कि जो मुस्लिम वर्ग है उनका जो शोषण हो रहा है बीजेपी सरकार में या समाजवादी पार्टी में हुआ है, कांग्रेस में, उनका जो हित है वो कहीं ना कहीं बसपा में है। अब मुस्लिम किस तरफ जाएगा ये तो खैर समय बताएगा, लेकिन जो बीएसपी की रणनीति है वो डीएम पर यानी कि दलित और मुस्लिम को लेकर के रणनीति तय हो जा रही है। इसके साथ साथ ब्राह्मणों को भी पूरी तरीके से साधने का प्रयास मायावती करेंगी। तो 2027 में जो मायावती की रणनीति वो साइलेंट वोट पे कहीं ना कहीं साइलेंटली चल रही है मायावती,
लेकिन अभी तक जो पिछले 4 सालों में मायावती जी अभी तक कहीं शांत रहीं। अब जाकर के मायावती बहन जी का स्टेटमेंट आना शुरू होता है, तो मुझे लगता है कि उनकी 4 सालों की कोई रणनीति है जो साइलेंटली चल करके अब कहीं ना कहीं उजागर हो रही है। ठीक है दानिश, और दूसरी बात, यहाँ पर जब मीटिंग ली गई तो ऐसे में महिला कार्यकर्ताओं की संख्या कितनी थी, और आगे यदि चुनावों में जब अपने उम्मीदवार जब बीएसपी उतारेगी तो ऐसे में महिलाओं की संख्या कितनी देखने को मिल सकती है? नहीं देखिए, अभी तक इस बात पे क्लियरिफिकेशन नहीं हो पाया है कि वो महिलाओं को कितनी सीट देंगी या पुरुषों को कितनी देंगी। जी। अभी तो उनकी रणनीति 2 घंटे की जो मीटिंग हुई वो 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के लिखी गई, अभी ये गोपनीय है। लेकिन ये कह सकते हैं कि महिलाओं की भागीदारी देखते हुए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं की भागीदारी दिखाई जा रही है, उस तरीके से देखते हुए मुझे लगता है कि बीएसपी महिलाओं को भी आगे रखेगी। इसके साथ साथ जो दलित और मुस्लिम वोट है वो कहीं ना कहीं बेस वोट पर मायावती बहन जी की नजर है, और ब्राह्मणों को साधने का प्रयास है। त्रिकोणीय कहीं ना कहीं लेकर के बहन जी चलेंगी। और 2027 जो चुनाव है, मैंने बताया ना कि साइलेंटली लेकर के वो चल रही हैं। अब साइलेंट पे अचानक स्टेटमेंट उनके आते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ कर वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, और बहुत सोच समझ कर रणनीति बना रहे हैं, बहुत सोच समझ कर ही वो अपने कोई रैली प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानिश आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो आज 500 बसपा नेताओं के साथ में बैठक बसपा सुप्रीमो मायावती ने ली, और ऐसे में 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, और उसी के तहत साइलेंटली अब रणनीति मायावती बनाने जा रही है। इसी को लेकर के आज काफी लंबी ये मीटिंग चली है, और इसी प्रकार से 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर के तैयारियां ही मायावती की ओर से पहले से की जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं, हापुड़ से खबर है। बहादुरगढ़ थाना पुलिस ने पकड़ी पटाखों की बड़ी खेप। चेकिंग के दौरान पकड़ा गया पटाखों से भरा हुआ कैंटर, और कैंटर से करीब 68 कार्टन पटाखे के बरामद किए गए हैं। करीब 18 लाख रुपए पटाखों की कीमत बताई जा रही है। पुलिस ने कैंटर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बहादुरगढ़ थाना पुलिस ने पटाखों की बड़ी खेप पकड़ी है। चेकिंग की गई, और इसी चेकिंग के दौरान पटाखों से भरा हुआ कैंटर पकड़ लिया गया है। कैंटर से करीब 68 कार्टन में पटाखे बरामद किए गए हैं, और 18 लाख रुपए इन पटाखों की कीमत बताई जा रही है। खबर सोनभद्र की ओबरा थाना क्षेत्र से है, जहां पुलिस ने दीपावली और छठ पूजा से पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से भंडारण किए गए करीब 90 किलो पटाखे बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 2,85,000 रुपए आंकी गई है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन और सीओ हर्ष पांडे के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। मुखबिर की सूचना पर मिंटू कुमार गोयल के आरके एजेंसी गोदाम गजराज नगर में दबिश देकर 5 पेटियां और 2 बोरियों में रखे गए पटाखे जब्त किए गए। आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया, और विधिक कार्रवाई जारी है। बरामदगी में थाना प्रभारी विजय कुमार चौरसिया सहित पुलिस टीम की अहम भूमिका रही। बहराइच के केसरगंज क्षेत्र से खबर है, जहां पर मंचरा तौकली गांव में पिछले कई दिनों से लोगों पर हमले करके आतंक मचा रहे खूंखार भेड़िए को वन विभाग की टीम ने मार गिराया। सूचना मिलने पर टीम ने भृगुपुरवा मंझरा तौकली में भेड़िए को ट्रैक करके घेराबंदी की और फायरिंग में उसे ढेर कर दिया। भेड़िए के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बीते हफ्तों में इस भेड़िए के हमले से 6 लोगों की जान जा चुकी थी और 3 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। भेड़िया मारे जाने की खबर से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वन विभाग ने बताया कि इलाके में जंगली जानवरों पर नजर रखी जा रही है। आज सुबह 4 बजे भृगुपुरवा मंझरा तौकली में सूचना मिली कि वहाँ पर भेड़िया देखा गया है। ग्रामीणों द्वारा शोर मचाया गया और वहाँ पर स्टेशन हमारी टीम ने जो है डीएफओ गाजीपुर के नेतृत्व में उसको जो है ट्रैक किया और उसको अगले गांव में जाकर हमला करने उसे रोकने के प्रयास में उसके ऊपर फायर किया गया टीम के द्वारा और उसके क्रम में जो है उसकी मृत्यु हुई और उसको रिकवर करके हम लोग उसको पोस्टमार्टम के लिए आगे कार्रवाई की भेज रहे हैं।
अब खबर बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन चौकी क्षेत्र से है। अरनिया गांव निवासी शहीद सुरेश शर्मा का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा, जहां पर उन्हें अंतिम विदाई दी गई। उनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में थी और ड्यूटी के दौरान उन्हें जॉइंट्स की समस्या हो गई थी, जिसके बाद उन्हें फरीदाबाद के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान 15 अक्टूबर को उन्होंने अंतिम सांस ली। ऑपरेशन सिंदूर में भी उनकी अहम भूमिका रही थी। शहीद की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मौके पर भारी भीड़, पुलिस बल और क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। सर ये अभी 9-10 दिन पहले छुट्टी आया था, सीधा वहाँ से आया था। थोड़ा तबीयत खराब थी, पी लिया था जॉन्डिस। मैं लेके गया फरीदाबाद, भर्ती कराया मेरेंगो हॉस्पिटल में। वहाँ तबीयत कभी सही हो, कभी डाउन, कभी अप होती रही। और कल 2:45 बजे करीब, 3-3:45 बजे करीब अंतिम सांस शहीद। ये हमारे भी और सभी गांवों के बहुत ही चहेते और ये मेरे चाचा लगते थे। और 2004 में ये बीएसएफ में 159 बटालियन में भर्ती हुए थे और बहुत ही इन्होंने टिपिकल ऑपरेशंस में भी काम किया है। अभी रिसेंटली मुझे बताते हुए बहुत फक्र हो रहा है, हमारे क्षेत्र में शायद ही कोई हो जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ये उसके टीम के मेंबर भी थे, जो हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे गांव वासियों के लिए बहुत ही। फिरोजाबाद के थाना टूंडला क्षेत्र के गांव मदावली में जमीनी विवाद के चलते एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक किसान धर्मवीर अपने घर जा रहे थे, तभी उन्हें गोली मार दी गई। गोली चलने की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो गांव में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल धर्मवीर को जिला अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि खेत की मेड़ को लेकर चल रहे विवाद में धर्मवीर को उनके ही परिवार के लालता प्रसाद ने गोली मारी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल करनी भी शुरू कर दी है। तो आप देखिए, खेत की मेड़ को लेकर जमीनी विवाद चल रहा था, इसी को लेकर के गोली मारी गई। ये तथ्य प्रकाश में आया है कि एक धर्मवीर हैं और इन्हीं का चचेरा भाई है लाल सिंह। इनका आपस में कुछ मेड़ को लेकर विवाद था। पूरा मामला ये तथ्य प्रकाश में आया है कि 2 दिन पहले लाल सिंह ने धर्मवीर की मेड़ जोत ली थी। इसी बात का उलाहना देने धर्मवीर लाल सिंह के घर पे आए हुए थे। इनका आपस में कहा सुनी हुई है, वाद विवाद हुआ। उसके बाद लाल सिंह ने अवैध तमंचे से धर्मवीर के ऊपर फायर कर दिया है। तत्काल एम्बुलेंस बुलाकर इनको इलाज हेतु भेजा गया है, जहां रास्ते में इनकी मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई है। तो आप देखिए, पुराने रंजिश के चलते किसान को गोली मार दी गई। गोली लगने से धर्मवीर गंभीर रूप से घायल हो गया। राकेश मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। राकेश, पुरानी रंजिश को लेकर के गोली मारी गई है, ऐसे में अभी तक जांच पड़ताल कहां तक पहुंची पुलिस की? उलाहना देने कल देर रात्रि में किसान को गोली मारकर हत्या की थी। ये मामला फिरोजाबाद के टूंडला के क्षेत्र मदावली गांव का है, जहां पर परिजनों में कोहराम मच गया जिस वक्त गोली कांड हुआ। वहीं मदावली में देर रात्रि में दिल जाने वाली घटना, ये पूरे गांव में दहशत का माहौल बना दिया। किसान धर्मवीर रोज की तरह अपने खेत में घर लौट रहा था, तभी रास्ते में अज्ञात हमलावरों ने उनको निशाना बना लिया, जिससे गोली मार दी। गोली की आवाज सुनते ही आसपास के मौजूद ग्रामीण मौके पर दौड़े, जिसके चलते वहां भीड़ इकट्ठी हुई। इसके बाद प्रशासनिक के अधिकारी वहां पर पहुंचे। मौके पर उसको जब स्वास्थ्य के लिए, जब उपचार के लिए जिला अस्पताल में लाया गया, वहीं डॉक्टर ने उनको मृत्यु घोषित कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए, जमीनी विवाद को लेकर के गोली मारी गई है किसान को, और अब ऐसे में पुलिस आगे जांच पड़ताल भी कर रही है। परिजनों से भी पूछताछ करने की कोशिश पुलिस की ओर के द्वारा की जा रही है। वहीं पर दूसरी ओर आप देखेंगे कि पारिवारिक विवाद को लेकर के, क्योंकि खेत की मेड़ को लेकर ये विवाद काफी लंबे समय से चल रहा था, जिसके बाद धर्मवीर को उनके ही परिवार के लालता प्रसाद, जो कि चचेरे भाई हैं, उन्होंने गोली मार दी, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल धर्मवीर को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब इन्वेस्टिगेशन करने में पुलिस जुट गई है।
आगे बढ़ते हैं। हापुड़ के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में चंडी मंदिर के पास पुरानी रंजिश के चलते हथियारबंद दबंगों ने एक घर पर फायरिंग कर दी। गोलियों की आवाज सुनकर परिजनों ने घर में छिपकर किसी तरह जान बचाई। दबंगों ने घर के बाहर खड़ी बाइक और ठेले में तोड़फोड़ की। घटना के बाद पीड़ित ने 4 नामजद लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल करनी भी शुरू कर दी है। वहीं जालौन के कोंच कोतवाली क्षेत्र के भेदपुरा गांव में बिजली लाइन में अचानक फॉल्ट से निकली चिंगारी ने छप्पर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे भीषण आग लग गई। आग की लपटों में आकर 5 मवेशियों की जलकर मौत हो गई, जबकि 3 गायें झुलस गई। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने बिना देरी किए कड़ी मशक्कत करके आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि बिजली लाइन छप्पर के ऊपर से गुजर रही थी, जिसमें फॉल्ट आने से ये हादसा हुआ। हमारे यहाँ ग्राम भैंतपुरा पोस्ट की तरह ग्राम भैंतपुरा में रात को 11 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लगी। यहाँ तक कि हमने 112 को फ़ोन किया और फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, थाने भी फ़ोन किया। ये लोग काफ़ी लेट आए, 1 से 1.5 घंटे में सब लोग उपस्थित हुए। तब तक आग हमने किसी भी तरह कंट्रोल कर ली। फिर कंट्रोल करने के बाद ये लोग आए, तब इन्होंने बुझाया, देखा, जांचा परखा और हमने जाके बिजली विभाग के कर्मचारियों को भी फ़ोन किया, तो इन्होंने अभी तक फ़ोन नहीं उठाया। सुबह के 10 बजने को हैं। हमारा इतना नुकसान, 5 जानवर मृतक हो गए, 4 जानवर। मुरादाबाद भी अयोध्या की तर्ज पर इस बार दीपावली पर रोशनी से जगमगाएगा। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने बताया कि दीपावली, छठ पूजा और देव दीपावली के लिए नगर निगम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। भाव दीप उत्सव के तहत बुद्धि विहार में 11 लाख दीपक जलाए जाएंगे और 1500 ड्रोन से भव्य शो होगा, जिसमें भगवान राम की अयोध्या वापसी और शहर की सांस्कृतिक झलक दिखाई जाएगी। 6 प्रमुख स्थानों पर फूलों से धार्मिक मॉडल बनाए जाएंगे। स्मार्ट सिटी योजना के तहत सफाई, सजावट और रोशनी की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। मुरादाबाद की ये दीपावली संस्कृति, एकता और भव्यता की मिसाल बनेगी। मुरादाबाद नगर निगम के द्वारा जो दीपावली का पवित्र पर्व है और उसके साथ साथ ही आगामी जो हमारा छठ पर्व है, देव दीपावली का पर्व है, उन सभी के लिए साफ सफाई, पथ प्रकाश की व्यवस्था पूरी तरीके से सुचारू रूप से संचालित करवा दी गई है। जो हमारे स्पाइरल लाइटें थी उनको भी जो है संचालित करवा दिया गया है। साथ ही जो हमने रेलिंग और रेलिंग के साथ लाइटें लगाई थी वो भी 100% चल रही हैं। इसके अतिरिक्त बीते वर्ष की भांति ही इस बार हमने दीपोत्सव जो हमारा वार्षिक महोत्सव की तरह हमने उसको पास किया है सदन से। इस बार और भव्य रूप से दीपोत्सव बुद्धि विहार मैदान में मनाया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया हंट। वंदे भारत।